अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो बात करेंगे वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करेंगे। फेज ऑफ द वेव से क्या मुराद है उसकी बात करेंगे और फेज कांस्टेंट क्या है हम उसकी बात करेंगे। तो पहले जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर रहे चुके हैं उसमें हमने बात की थी फेज स्पीड की और वहाँ पर हमने ये बात भी की थी कि फेज स्पीड हो जाए या वेव स्पीड हो तो एक ही मतलब है इसका। तो अब हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो देखते हैं और फिर देखते हैं कि वेव स्पीड और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है इसमें क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स अब बात हम करने लगे हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी वेव स्पीड की। तो वेव स्पीड जो हमने कैलकुलेट की थी वो हमें क्या बताती है। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास एक वेव है और ये है एट t इक्वल्स टू 0 और आफ्टर सम टाइम जो वेव है वो ये है एट t एट टाइम t। टाइम t के ऊपर जो वेव है ये, तो इसमें हमने इस पूरी वेव की स्पीड जो थी वो निकाली थी कि पूरी वेव जो है वो किस स्पीड के साथ जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन दैट डायरेक्शन जो है वो मूव कर रही है। तो इसको हमने चूँकि फेज जो होता है वेव का एक ख़ास पॉइंट का वो साथ ही मूव करता है, तो इसलिए हमने इसको फेज स्पीड भी कहा था कि इसको फेज स्पीड भी कहते हैं। तो जो वेव्स स्पीड होती है वो हमें बताती है मोशन ऑफ द वेव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये डायरेक्शन जो है वो प्रोपेगेशन है और ये हमें जो ट्रांसवर्स मोशन होती है पार्टिकल्स की, तो ट्रांसवर्स मोशन ये है यानी कि अलोंग वाई एक्सिस जो मोशन होगी पार्टिकल्स की उसको हम ट्रांसवर्स मोशन कहते हैं। तो ट्रांसवर्स मोशन के बारे में हमें जो वेव स्पीड होती है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ये हमें सिर्फ ये बताती है कि स्पीड के साथ हमारी जो वेव है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो मूव कर रही है। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारी वेव के ऊपर कोई पार्टिकल मौजूद है तो अलॉन्ग वाई एक्सिस उसकी जो वेलोसिटी है उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो ये वो वेलोसिटी है जो किसी ऐसी चीज़ की है जो कि वेव की मोशन के परपेंडिकुलर है। और हम ट्रांसवर्स वेव्स की सूरत में ये पढ़ चुके हैं कि जो पार्टिकल्स की मोशन होती है वो वेव की प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर होती है। तो लिहाजा जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या है उनका एक्सेलरेशन क्या है वो हमने निकालना है। तो चलें इसको हम करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अलॉन्ग वाई एक्सिस जो हमारी वेव होती है उसका जो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस होता है उसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है इसकी बात जो है वो कर चुके हैं। अब चूंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है स्पीड का निकालना किसी भी ट्रांसवर्स पार्टिकल की, चूँकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है या ये जो एम्पलीट्यूड है ये ट्रांसवर्स एम्पलीट्यूड होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जब वेव जो है वो हमारी इस तरफ मूव कर रही है वेलोसिटी से और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा इन दैट डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन के अंदर होता है। तो हम जब इस
डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज। तो आपको पता है बाय डेफिनेशन कि जब हम किसी चीज़ का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो हमारे पास जो है टाइम रेट ऑफ चेंज वो वेलोसिटी आ जाता है, अगर जो टाइम रेट ऑफ चेंज जो है वो डिस्प्लेसमेंट का हो यानी डिस्टेंस का हो। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे कि अपना ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इसमें जो चीज़ गौरतलब है वो ये है कि हमारा ये जो y है ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसा कि हम अगर वेव बनाएं तो पता चलता है कि इसके y के अंदर तब्दीली आ रही है, अलॉन्ग x भी आ रही है और अलॉन्ग टाइम भी आ रही है। उसको हम पीछे प्रूव भी कर चुके हैं कि टाइम के लिहाज से और x के लिहाज से जो है उसमें तब्दीली आती है। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, एम्पलीट्यूड फंक्शन जो है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, सॉरी एक्स एंड टाइम। तो चूंकि इसके अंदर ये एक्स वेरिएबल मौजूद है, यहाँ पर टी वेरिएबल मौजूद है, और किसी भी वेव के लिए जो वेव नंबर है और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी वो कांस्टेंट रहती है, तो लिहाजा टाइम और एक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाई है इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब चूंकि दो वेरिएबल हैं तो इसको हम सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो इसके लिए हम एक मखसूस टेक्निक होती है डेरिवेटिव लेने की, जिसको हम नाम देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव में कि जिस वेरिएबल के अगर हमारे फंक्शन में दो वेरिएबल्स मौजूद हों तो जिस वेरिएबल के हिसाब से हमने डेरिवेटिव लेना होता है वो हम लेते हैं, लेकिन जो दूसरा फंक्शन होता है उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अब चूंकि हमने टाइम रेट ऑफ चेंज देखनी है, लिहाजा जो सेकंड वेरिएबल होगा दैट इज़ एक्स, उसको जो है वो हम कांस्टेंट लेंगे, यानी जो एक्स होगा इसको हमने कांस्टेंट कंसीडर करना है जब हमने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी बनाने के लिए। तो चलें अब हम उसका जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो था y इक्वल्स टू y m साइन kx माइनस ओमेगा t। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसके साथ एक्स और टी लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो इसका भी हमने जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो लेना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है कि ये वाई एम जो है ये कांस्टेंट है, तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फिर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसमें चूंकि जो के एक्स है वो कांस्टेंट है, लिहाजा जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा ज़ीरो, तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जब हम इस डेरिवेटिव को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास आता है ज़ीरो, इसका जो डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है, माइनस ओमेगा, और टी का जो है विद रिस्पेक्ट टू टी जो वन हो जाता है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लिहाजा जो हमारे पास रिजल्ट बना वो ये हो जाएगा partial derivative of y with respect to t equals to minus omega y m cos kx माइनस ओमेगा टी। और ये चूंकि हमारे पास जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है, लिहाजा इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। वह जस्ट हमने इससे शो किया है कि ये जो है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है अलॉन्ग
वाई एक्सिस। और ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि ये जो वेलोसिटी है ये भी डिपेंड कर रही है एक्स कोऑर्डिनेट पे और टाइम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वेव हमारी प्रोपेगेट कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो डिफरेंट एक्स के ऊपर और टीज के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट वेलोसिटी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारी एक प्रोपेगेटिंग वेव है और यहाँ पे देखें कि हर जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट होगा और उसका जो टाइम कोऑर्डिनेट है वो भी डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो उसके एक्स और टी के लिहाज से दूसरे पॉइंट से जो है वो मुख्तलिफ होगी। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारे ट्रांसवर्स वेलोसिटी की, वो डिपेंड करेगी हमारे कोसाइन फंक्शन पे। और हमें पता है कि जो कोसाइन फंक्शन होता है, कोसाइन ऑफ थीटा, यहाँ पे हमारे पास है के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसकी जो वैल्यू होती है कोसाइन की वो मैक्सिमम पॉजिटिव वन होती है या फिर मिनिमम उसकी -1 होती है। तो अगर हमारा जो कॉस फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वन है, तो फिर हमारी जो वेलोसिटी होगी अलोंग वाई एक्सिस इट विल बी माइनस वाई एम और ओमेगा होगी। और अगर जो हमारा कोसाइन फंक्शन है के एक्स माइनस ओमेगा टी उसकी वैल्यू -1 आती है, तो फिर हमारी जो वेलोसिटी होगी ट्रांसवर्स पार्टिकल की वो होगी वाई एम ओमेगा, चूँकि माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो वेरी करेगी बिटवीन माइनस वाई एम ओमेगा एंड पॉजिटिव वाई एम ओमेगा। तो ये उसकी जो है वो पीक वैल्यू होगी। तो अब अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन भी हम अपने जो ट्रांसवर्स पार्टिकल की मूवमेंट है उसका निकाल सकते हैं। वो सिंपली क्या होगा कि हमने जो वेलोसिटी निकाली है उसका रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। तो जब हम उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वेलोसिटी की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो आई थी माइनस वाई एम मेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है वाई एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक ओमेगा पहले मौजूद है, एक जो है इसका डेरिवेटिव में से आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा एक्सेलरेशन हमारे पार्टिकल का, जो कि वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो मूव कर रहा है। तो अब हम उसी को रीअरेंज करते हैं और हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये बराबर होती है हमारे एम्पलीट्यूड के, जो हमारा ये रिजल्ट था। तो लिहाजा हम इसकी जगह जो y है वो पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो बन जाएगा ए वाई इक्वल्स टू माइनस मेगा स्क्वायर वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हर जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का उसमें ट्रांसफर सिंपल हार्मोनिक मोशन है और और वो साइनसॉइडली जो है वो मूव कर रहा है। कहाँ से पता चला? क्योंकि ट्रांसवर्स मोशन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ये वेलोसिटी उसको कांस्टेंट कहते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, और ये सिंपल जो है वो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब एक वेव
किसी मीडियम से प्रोपेगेट करती है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं साइनोसॉइडली वो मूव करते हैं और उनकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो स्पीड जो वेव स्पीड है या फेज स्पीड, वेव स्पीड या फिर फेज स्पीड, ये दोनों तो सेम हैं, लेकिन जो हमारी ट्रांसवर्स स्पीड है, ट्रांसवर्स स्पीड, ये वेव स्पीड से या फेज स्पीड से मुख्तलिफ है। तो ट्रांसवर्स स्पीड हमें बताती है एक पार्टिकल की अप और डाउनवर्ड मोशन जब वेव प्रोपेगेट करती है, जबकि जो वेव स्पीड होती है वो हमें पूरी वेव की मोशन बताती है अलोंग दैट डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है, यानी जब वेव स्पीड की बात होगी तो पूरी वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, लेकिन जब हम ट्रांसफर स्पीड की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम पार्टिकल्स की मोशन की बात कर रहे हैं जो वेव के गुजरने से वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं कि वो किस वेलोसिटी के साथ जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फेज की। तो फेज का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है स्टेट, और इसको हम जो ऑसिलेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर इसको थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं। तो जब हम वेव मोशन की बात करते हैं तो फर्ज कर लें कि हमारी एक साइनोसॉइडल वेव है और इस जब ये वेव इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रेवल करती है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो इस वेव के गुजरने से जो है वो ऑसिलेट जो है वो करते हैं, यानी कि हर पॉइंट की जो स्टेट है वो दूसरे से मुख्तलिफ है और वो जो स्टेट जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो रिपीट होती है, जिस तरह ये और ये जो है ये स्टेट जो है ये रिपीट हो रही है आफ्टर सम टाइम। तो वेव के अंदर किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है, जो स्टेट होती है, उसका नाम होता है फेज। यानी किसी भी पॉइंट की वेव में किसी भी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस जो पोजीशन होती है उसको हम नाम देते हैं स्टेट। तो जब हम इसकी बात करते हैं हमारे एम्पलीट्यूड फंक्शन की, तो उसमें जो हमारी ट्रांसवर्स पोजीशन है या ट्रांसवर्स एम्पलीट्यूड है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये फार्मूला है। और इसमें जो हमारा इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो ये है हमारे पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ पे कितना एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है हमारे साइन फंक्शन पे, और साइन फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारे इस आर्गुमेंट पे, इस एंगल पे। लिहाजा इस एंगल को हम नाम देते हैं फेज, चूँकि ये एंगल स्पेसिफाई करता है हमारे पॉइंट की पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो साइन के साथ एंगल आ रहा है, जो आर्गुमेंट आ रहा है, इसको हम फेज कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एंगल को हम फेज क्यों कहते हैं, बिकॉज इट स्पेसिफाइज द पोजीशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन व्हेन अ वेव प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम। इसलिए हम इसको जो है इस एंगल को फेज का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने लगे हैं फेज कांस्टेंट की। तो फेज कांस्टेंट को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक वेव जो है वो मौजूद है, यानी ये हमारे पास जो है एक फर्ज कर लें कि हमारी ये एक वेव है और
ये जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये वाली चीज़ जो है वो मौजूद है। चलिए इसको फिर थोड़ा सा करते हैं, इसको मज़ीद थोड़े से इसके जो है वो एलेबोरेशन के लिए ज़रा ज़्यादा इसको कर लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं कि हमारी जो वेव है इसके उसमें तो ये जो है ये हमारे पास वेव है, और इस पॉइंट को जो है वो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट के हिसाब से देखें, जो भी हमने लिया है ये वाला जो पॉइंट है, इस हिसाब से देखें, यानी हमारी वेव जो है यहाँ से इस तरफ जो है वो स्टार्ट कर रही है। तो अब हम अपना जो वेव फंक्शन था उसको देखते हैं। तो जो फंक्शन था हमारा वो था y इक्वल्स टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब अगर हम कहें कि जो x की वैल्यू है वो 0 है, यानी अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो लिहाजा जो t की वैल्यू होगी वो भी इस पॉइंट पे यानी कि ओरिजिन पे 0 होगी। जब ये तमाम वैल्यू हम अपने इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, फिर हमारे पास जो y की वैल्यू आती है वो 0 आती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है इस वेव को फुली तौर पर डिस्क्राइब कर रहा है, यानी जब x 0 है, t 0 है तो y भी 0 होगा, और जब हमारे x में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, टाइम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो जो एम्पलीट्यूड है y का वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाला जो मैथमेटिकल फॉर्म है वेव की, क्या ये हर किस्म की वेव को रिप्रेजेंट करती है? तो उसके लिए हम एक और वेव जो है वो बनाते हैं। उसको देखने के लिए उसी रेफरेंस को लेते हुए, जो रेफरेंस का था वही रेफरेंस जो है इसका, लेकिन वेव को हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। हमारी जो वेव है वो इस तरह करके है। अब जाहिर है कि ये वाली जो वेव है, ये वाली जो वेव है उसको ये वाली चीज़ जो है वो डिस्क्राइब नहीं करती, क्योंकि इसके ज़ीरो के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर ना तो एक्स ही ज़ीरो है और ना ही टी ज़ीरो है और ना ही जो वाई है वो ज़ीरो है इसके लिए। इसका मतलब ये है कि इसके लिए हमें जो है एक और जो वेव फॉर्म है वो, जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो देखनी होगी। तो अगर हम इसको एक जनरल फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो वो हमारे पास होगी y इक्वल्स टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। और ये जो हमें नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है फाई, ये हमें इस हिस्से के बारे में बताएगा कि ये वाली जो वेव है वो अपने रेफरेंस से कितनी आगे है या कितनी जो है वो पीछे है। और ड्यूरिंग दी प्रोपेगेशन ये जो वेव होगी तो उसका ये वाला जो हिस्सा होगा ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हिस्सा फेज के अंदर है इसलिए हम इस हिस्से को फेज कांस्टेंट भी कहते हैं। तो चलें इसकी जो डायग्राम है वो बुक से देखते हैं, ये मज़ीद जो है वो आगे एलेबोरेट हो जाएगा। तो यहाँ डायग्राम के अंदर आपको दो वेव्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। एक
वेव जो है वो ए है और दूसरी जो है वो बी है। और जो हमारी बी है वो हमारे पास ये है हमारा फंक्शन। और जो हमारी ए वेव है उसमें ये देखें कि जो फेज कांस्टेंट है वो -फाई है। तो फेज कांस्टेंट -फाई हमें ये बताता है कि ये वाली जो हमारी वेव है वो हमारी इस वेव से इतनी पोजीशन या इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पीछे है। तो इसी तरह अगर किसी के साथ जो फाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी तो वो हमारी वेव से इतना जो है वो आगे होगी। तो इस तरह एक जनरल हमारी जो वेव है वो बन जाती है, जिससे हम वेव इक्वेशन बन जाती है जिससे हम किसी भी वेव को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी लाजमी नहीं है कि उसकी पोजीशन जो है वो रीजन पे हो, उसकी पोजीशन जो है वो किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके फाई की वैल्यू जो है वो कितना है। अगर हमारे फाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, जैसे हमने अभी प्रीवियसली जो है वो डिस्कस किया है, तो हमारी ये वाला जो हिस्सा वेव का वो उसको टोटली जो है वो डिस्क्राइब करता है। लेकिन जब हमारी वेव ओरिजिन से थोड़ा सा राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड होती है फिर उसको ये जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता। फिर हमें एक नई जो वेव फॉर्म है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो हमें ये बताती है कि हमारी जो वेव है वो ओरिजिन से कितनी राइटवर्ड थी या कितनी जो है वो लेफ्टवर्ड थी, जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली जो स्लाइड थी उसके अंदर जो था वो डिस्कस किया था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि फेज से मुराद क्या है, फेज कांस्टेंट से मुराद क्या है और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। यानी फेज कांस्टेंट हमें यह बताता है कि हमारी वेव जो है ओरिजिन से कितना लेफ्ट या राइटवर्ड है, और दूसरा ट्रांसवर्स वेलोसिटी और वेव स्पीड से क्या मुराद है। तो इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर फिर हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।